तो बच्चों जो जनसंचार का जो खंड है उसमें हमारे पास 5 प्रश्न होंगे, पाँचों बहुवैकल्पिक प्रश्न होंगे। तो ये आप लोगों के लिए आसान बात हो गई है, थोड़ी-सी सरल हो गया आप लोगों के लिए काम। और उसके उपरांत अब देखिए पाठ्य पुस्तक में प्रश्न नंबर 4 जो हमारा होगा पाठ्य पुस्तक से होगा, खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न होंगे इसके अंदर भी। तो काव्यांश है हमारे पास तुलसीदास जी की जो रचना है। तो देखिए इसमें अर्धराति गई कपि नहीं आयऊ, राम उठाई अनुज उर लायऊ, सकहु न दुखित देखि मोहि काहू, बंधु सदा तव मृदुल स्वभाव, मम हित लागी तजेहु पितु माता, सहेहु विपिन हिम आतप बाता, सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठू न सुनी मम बच विकलाई। तो 5 अंक का ये आपका पद्यांश होगा और पाठ्य पुस्तक का टोटल जो होगा वो 10 अंक होंगे इसमें। तो उसमें से 5 अंक का ये पद्यांश है। जो जन तेहु बन बंधु बिछोहु, पितु बचन मन तेहु नहीं ओहु, सुत बित नारी भवन परिवारा, हो ही जाहि जग बारहि बारा, अस विचारि जिय जाग हूँ ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता, जथा पंख बिनु खग अति दीना, मणि बिनु फनी करी बर करहीना, अस मम जीवन बंधु बिनु तोही, जो जड़ दैव जियावे मोही। तो अर्थ आप लोगों को सभी को पता है, सभी ने कर लिया है इसको अच्छे से। तो एक बार देख लीजिए इसके प्रश्नों के उत्तर। तो जब लक्ष्मण जो थे मूर्छित पड़े थे उस वक्त राम विलाप कर रहे थे और उस विलाप को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। तो राम कहते हैं, एक बार जल्दी जल्दी से अर्थ बता देते हैं आपको। अर्धराति गई कपि नहीं आई, कि आधी रात बीत गई है और वानर राज अभी तक नहीं आए। वानर राज कौन थे इसमें? वानर कौन थे? हनुमान। राम उठाई अनुज उर लायो, और राम ने अपने छोटे भाई को, अनुज मतलब छोटे भाई को, उर लायो गले उठा करके गले से लगा लिया। सकहु न दुखित देखी मोहि काऊ, कि तुम मुझे किसी भी प्रकार से दुखी नहीं देख सकते। अपने भाई लक्ष्मण को संबोधित करते हैं कि तुम मुझे किसी भी प्रकार से दुखित नहीं देख सकते। बंधु सदा तव मृदुल स्वभाव, कि ये भाई तुम्हारा मेरे लिए हमेशा से ही कोमल स्वभाव रहा है। आप सभी को जानकारी है कि लक्ष्मण का स्वभाव कोमल नहीं था, वो बड़े ही उग्र स्वभाव के थे, लेकिन अपने भाई के प्रति वो बड़े ही कोमल थे। तो इसी कारण से इन्होंने कहा कि हे भाई तुम्हारा स्वभाव मेरे लिए हर पल कोमल ही रहा है। मम हित लागी तजेहु पितु माता, कि मेरे लिए तुमने अपने माता पिता को छोड़ दिया। सहेहु विपिन हिम आतप बाता, और आपने मेरे लिए ही जंगल में, विपिन जंगल में, हिम सर्दी को, आतप गर्मी को, और बाता आंधी तूफानों को, सहेहु सहन किया, कि आपने मेरे लिए ही जंगल में सर्दी गर्मी और आंधी तूफानों को सहन किया। सो अनुराग कहाँ अब भाई, की है भाई अब तुम्हारा वो प्रेम कहाँ गया। उठहु न सुनी मम बच विकलाई, तुम मेरी बातों को उठ करके नहीं सुन रहे हो, तुम मेरी बेचैनी भरी बातों को उठ करके नहीं सुन रहे हो। जो जन तेहु बन बंधु बिछोहू, अगर मैं जानता कि वन में मेरा भाई बिछुड़ जाएगा, पितु बचन मनते हूँ नहीं ओहू, तो उस समय अपने पिता के वचनों को भी न मानता, अर्थात पिता के वचन का पालन न करता। सुत वित नारी भवन परिवारा, कि मेरे सुत, सुत मतलब पुत्र, वित्त धन, नारी पत्नी, भवन महल या वो घर, और परिवारा परिवार, हो ही जाहि जग बारह ही बारह, ये सब कुछ संसार में बार बार मिल जाते हैं। अर्थात पुत्र भी दोबारा हो सकता है, धन भी दोबारा मिल सकता है, पत्नी भी दोबारा मिल सकती है, घर भी दोबारा बन सकता है, और परिवार दोबारा बन सकता है। ये संसार में बार बार प्राप्त हो सकते हैं। अस बिचारी जिय जाग हूँ ताता, कि है भाई तुम ऐसा सोच करके जल्दी से जाग जाओ, तुम ये विचार करके जल्दी से जाग जाओ, क्योंकि मिलई न जगत सहोदर भ्राता, क्योंकि जगत में कभी भी सगा भाई दोबारा नहीं मिलता। कि ये सारी चीज़ें तो दोबारा मिल सकती हैं, लेकिन भाई जो है, सगा भाई जो है, वो संसार में एक बार चला गया संसार छोड़ करके, तो वो दोबारा नहीं मिलता। और जथा पंख बिनु खग अति दीना, कि जिस प्रकार पंख के बिना पक्षी जो है वो बिल्कुल दीनहीन हो जाता है, असहाय हो जाता है, लाचार हो जाता है। मणि बिनु फनी करिबर करहीना, और मणि के बिना फनी, फनी मतलब नाग, और करिबर करहीना, और करिवर, करिवर मतलब हाथी, और करहीना सूंड के बिना, कर जो है वो सूंड के लिए प्रयोग किया गया, कर से ही करी के नाम बना है हाथी का। ऐसे ही हाथ माना जाता है सूंड को, तो इसलिए हाथी कहा जाता है, क्योंकि उसका बहुत बड़ा हाथ है, अर्थात उसका सूंड बहुत बड़ा है, तो इसलिए उसको हाथी भी कहा जाता है। हस्त कहा जाता है संस्कृत में, तो हस्त से हस्ती बन गया है। तो इस प्रकार हाथ, उसके सूंड को हाथ माना जाता है, इसलिए उसके हाथ के नाम से ही उसके कई नाम पड़े हैं, हस्ती, करी या हाथी। तो कहते हैं कि जिस प्रकार सांप जो है वो बिना मणि के
असहाय हो जाता है, उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है, उसी प्रकार जो हाथी है उसके सूंड के बिना उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। असमम जीवन बंधु बिनु तो ही, कि हे भाई तेरे बिना भी मेरा जीवन वैसा ही है। और जो जड़ दैव जियावे मोहि, कि ये जो भाग्य है वो बड़ा ही जड़ है, अर्थात बड़ा ही कठोर है, जो मुझको अभी भी जीवित रखे हुए हैं, अर्थात तुमसे बिछुड़ने के बाद भी मेरी मृत्यु नहीं हो रही है, तो ये मेरे लिए बड़ा ही कष्टदायक है। तो अब देखिए प्रश्न के उत्तर देखिए, इसमें राम लक्ष्मण के किस स्वभाव का स्मरण करते हैं, सही विकल्प छांटिए। तो सबसे पहला है भाईचारा, फिर है कोमल और प्रेममयी, और फिर उसके बाद है सेवा भाव। तो इसमें आप देखिए इसने कहा है कि बंधु सदा तव मृदुल स्वभाव, कि तुम्हारा भाई, हे भाई तुम्हारा जो स्वभाव है हमेशा से ही बड़ा कोमल रहा है। तो यहाँ पर कोमल हमारा सही उत्तर होगा, तो हम कोमल के ऊपर निशान लगा देते हैं यहाँ। अगला प्रश्न देखिए, राम के अनुसार लक्ष्मण ने उनके हित के लिए क्या क्या सहन किया, सटीक विकल्प छांटिए। तो जंगल में भूख प्यास और कमजोरी, जंगल में सीता हरण युद्ध और शक्ति अस्त्र जो उसके ऊपर लगा था, जंगल में जाड़ा ताप आंधी तूफान, और जंगल में कांटे जंगली जानवर कीट पतंगे। वास्तव में उन्होंने सब कुछ सहन किया है ये, लेकिन हम अपने पद्यांश के अनुसार ही उत्तर देंगे। तो हमारे पद्यांश में यहाँ पर दिया गया है कि जंगल में जाड़ा ताप आंधी तूफान उन्होंने सहन किए थे, तो ये हमारा सही उत्तर होगा। और उसके उपरांत अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगले प्रश्न को देखिए, इस संदर्भ में किस क्षति को राम ने बड़ी क्षति माना है, कौन सी क्षति को राम ने बड़ी क्षति माना है। तो भार्या को खो देना, तात का ना आना, और भ्राता को खो देना, या कपि का ना आना। तो यहाँ पर भाई को खो देना इन्होंने सबसे बड़ी क्षति माना है। इन्होंने कहा कि जो नारी पुत्र परिवार ये तो सब कुछ बार बार मिल जाता है, लेकिन भाई एक बार चला गया तो दोबारा नहीं मिलता, तो भाई को खोना इन्होंने सबसे बड़ी क्षति माना है। लक्ष्मण की अनुपस्थिति में राम को अपना जीवन कैसा प्रतीत होता है, सटीक विकल्प का चयन कीजिए। तो निरर्थक, अपमानित, लाचार और कठोर। तो निरर्थक महसूस होता है, बेकार, व्यर्थ, तो यहाँ पर निरर्थक हमारा सही उत्तर हो गया। उसके उपरांत अगला प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न है हमारा, राम यदि जानते कि वन आगमन से के क्या परिणाम होंगे तब वे क्या नहीं करते। तो उन्होंने कहा था कि जो जनतेऊ बन बंधु बिछोहू, कि अगर मैं जानता कि मेरे भाई मेरे से बिछुड़ जाएगा तो पिता वचन मानते हूँ नहीं होहू, कि उस वक्त मैं अपने पिता के वचन को न मानता। तो ये हमारा उत्तर होगा सही, पिता के वचन को न मानना। तो पिता के वचन को न मानना ये हमारा उत्तर होगा। तो ये हो गया हमारा पद्यांश। तो ये 5 अंक हमारे पूर्ण। और उसके उपरांत पांचवा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए। अब गद्यांश भी दिया गया है आपके पास एक, और गद्यांश में से भी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, और उन पांचों में भी बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। तो देखिए इसमें गद्यांश में क्या बताया गया है, इसी प्रकार स्वतंत्रता पर भी क्या कोई आपत्ति हो सकती है। गमनागमन की स्वाधीनता, जीवन तथा शारीरिक सुरक्षा की स्वाधीनता के अर्थों में शायद ही कोई स्वतंत्रता का विरोध करे। अर्थात गमनागमन मतलब जाना आना, इधर उधर आने जाने की स्वाधीनता के ऊपर कोई विरोध नहीं करेगा, प्रत्येक व्यक्ति को इधर उधर आने जाने की स्वाधीनता है। और जीवन तथा शारीरिक सुरक्षा की स्वाधीनता के अर्थों में भी शायद ही कोई स्वतंत्रता का विरोध करे। इसी प्रकार संपत्ति के अधिकार, जीविकोपार्जन, जीविकोपार्जन मतलब कमाई करना, इधर उधर जाकर के अपना जीविका का उपार्जन करना, नौकरी करना या व्यवसाय करना जिससे हमारी आजीविका चल सके। औजार और सामग्री रखने के अधिकार, अर्थात कोई अपनी आजीविका को चलाने के लिए कोई ट्रैक्टर रखता है, कोई किसी प्रकार का यंत्र रखता है, कोई मशीन रखता है, तो वो सारे सारे औजार वगैरह अगर हमारी जीविका उपार्जन के लिए आवश्यक हैं तो उसको रखने के लिए भी कोई किसी प्रकार की स्वतंत्रता हमारी बाधित नहीं कर सकता, अर्थात कोई उसके ऊपर आपत्ति नहीं करेगा। और शरीर को स्वस्थ रखा जा सके के अर्थ में भी स्वतंत्रता पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती। तो फिर मनुष्य की शक्ति के सक्षम और प्रभावशाली प्रयोग को ही स्वतंत्रता क्यों ना प्रदान की जाए। अर्थात अगर व्यक्ति अपने योग्यता के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार, अपनी सक्षमता के अनुसार अपने व्यवसाय का चयन करे और अपनी योग्यता का पूरा सदुपयोग करते हुए समाज के कल्याण में वो कार्य करे और विकास करे, तो उसके लिए क्यों नहीं स्वतंत्रता दी जाए, उसके ऊपर आपत्ति क्यों करते हैं लोग। तो जाति प्रथा के पोषक जीवन, शारीरिक सुरक्षा और संपत्ति के अधिकार की स्वतंत्रता को तो स्वीकार कर लेंगे, परंतु मनुष्य के लक्षण और प्रभावशाली प्रयोग की स्वतंत्रता देने के लिए जल्दी तैयार नहीं होंगे, क्योंकि इस प्रकार की स्वतंत्रता का अर्थ होगा अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता, जो किसी को नहीं है, तो उसका अर्थ उसे दासता में जकड़ कर रखना होगा। अर्थात अगर वहाँ पर किसी को अपने व्यवसाय को चुनने की स्वतंत्रता नहीं है तो उसको
इसका अर्थ हुआ कि उसको हमने दास्ता में जकड़ रखा है। अगर कोई व्यक्ति अपने रुचि योग्यता में जकड़ रखा है, अगर कोई व्यक्ति अपने रुचि योग्यता के अनुसार अपने व्यवसाय का चयन ना कर सके तो वो निश्चित रूप से गुलाम है, क्योंकि दासता केवल कानूनी पराधीनता को ही नहीं कहा जा सकता। दासता में वह स्थिति भी सम्मिलित है जिससे कुछ व्यक्तियों को दूसरे लोगों के द्वारा निर्धारित व्यवहार एवं कर्तव्यों का पालन करने के लिए विवश होना पड़ता है। अर्थात अगर हमें किसी दूसरे के व्यक्ति के अनुसार, अगर दूसरा कोई व्यक्ति कहे कि नहीं भाई तुम ये काम नहीं कर सकते, तुमको ये काम करना है, तो वो भी हमारे लिए गुलामी ही है, क्योंकि हमें आर्थिक तौर पे या सामाजिक तौर पे अगर किसी दूसरे के द्वारा निर्धारित व्यवहार और कर्तव्यों का पालन करना पड़े तो ये हमारे लिए विवशता ही है, गुलामी ही है। यह स्थिति कानूनी पराधीनता न होने पर भी पाई जा सकती है। अर्थात अगर कानूनी रूप से कोई पराधीन नहीं है, गुलाम नहीं है, तो कई बार सामाजिक तौर पे या मानसिक तौर पे भी कोई व्यक्ति ऐसा गुलामी करता है। अर्थात कोई व्यक्ति सामाजिक तौर पे किसी के ऊपर समाज ने बंधन लगा दिए कि आप ये काम नहीं कर सकते, आपको यही काम करना पड़ेगा, और उसको समाज में रहना है तो समाज के नियमों का पालन करना पड़ेगा और समाज की बातों को मानना पड़ेगा, तो वो उस वक्त भी वो गुलाम ही कहलाएगा। उदाहरणार्थ जाति प्रथा की तरह ऐसे वर्ग होना संभव है जहां कुछ लोगों को अपनी इच्छा के विरुद्ध पेशे अपनाने पड़ते हैं। तो ऐसे बहुत सारे समाज हो सकते हैं जहां पर अपनी इच्छा के विरुद्ध व्यक्ति को अपने पेशे अपनाने पड़ सकते हैं। तो अब देखिए प्रश्न, देखिए इसमें तो पहला प्रश्न है, दासता में कौन सी अवधारणा सम्मिलित नहीं है? सही विकल्प का चयन कीजिए। तो स्वाधीनता के साथ जीना, कौन सी अवधारणा सम्मिलित नहीं है? ध्यान रखिए सम्मिलित नहीं है अर्थात शामिल नहीं है, जिसको हम दास्ता नहीं कहेंगे वो हमें देखना है। तो स्वाधीनता के साथ जीना, कानूनी पराधीनता का होना, ये भी दास्ता है। इच्छा के विरुद्ध कार्य करना, इच्छा के विरुद्ध कार्य करना, अपनी इच्छा के विरुद्ध कार्य करना, तो ये भी दास्ता है। और दूसरों द्वारा निश्चित कार्य करना, ये भी दास्ता है। तो दास्ता कौन सी नहीं है फिर? कि स्वाधीनता के साथ जीना। तो ये हमारा पहले वाला जो हमारा उत्तर है, फर्स्ट जो है हमारा, वो हमारा उत्तर हो जाएगा। तो स्वाधीनता के साथ जीना ये हमारा सही विकल्प होगा। और मनुष्य के प्रभावशाली प्रयोग से लेखक का तात्पर्य है, सही विकल्प छांटिए। उसे शारीरिक स्वतंत्रता प्रदान की जाए, उसे अपनी इच्छा से कार्य करने की स्वतंत्रता दी जाए, उसे अपनी मर्जी से जाति के चयन का अधिकार मिले, उसे शारीरिक सुरक्षा और संपत्ति का अधिकार दिया जाए। तो ये तो सभी चीज़ें हैं, सिर्फ उसके लिए क्या है इस वक्त ज़रूरी कि उसे अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता दी जाए। तो अगर वो अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करेगा तो उसके ऊपर जाति के कोई बंधन नहीं रहेगा। उसके उपरांत अगला प्रश्न देखिए, जाति प्रथा के पोषक यदि मनुष्य के लक्षण और प्रभावशाली प्रयोग की स्वतंत्रता दें तब इसका क्या परिणाम होगा? अगर उन्होंने ये स्वतंत्रता दे दी तो प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार अपनी उनको जॉब को या अपनी नौकरी को चयन करेगा और अपने व्यवसाय का चयन करेगा, और सभी लोग मिलजुल करके खुश खुश रहेंगे और लोकतांत्रिक मूल्यों का बढ़ावा होगा। तो इसमें हमारा क्या उत्तर होगा कि लोकतांत्रिक मूल्य सुदृढ़ होंगे, ये हमारा सही उत्तर होगा। और उसके उपरांत अगला प्रश्न देखिए, स्वतंत्रता पर किसी को कोई आपत्ति क्यों नहीं है? सही विकल्प छांटिए। तो इससे समाज में दासता समाप्त हो जाएगी, और क्योंकि स्वतंत्रता सभी को जाति विरोधी लगती है, और क्योंकि सभी को स्वतंत्र और सुरक्षित रहना प्रिय है, और इसके साथ भी जातिवाद और शोषण की प्रक्रिया बनी रहती है। हाँ, स्वतंत्रता मिलने के बाद भी जाति प्रथा जो है वो कितने सालों तक चलती रही, शोषण चलता रहा लोगों का। आपने वे आंखें कविता पढ़ी है 11वीं क्लास में, किस प्रकार स्वाधीन होने के बावजूद भी भारत में किसानों की कितनी बुरी दुर्दशा थी। तो ये सभी प्रक्रिया जो है वो जातिवाद की और शोषण की प्रक्रिया जो है वो आज़ादी के बाद भी चलती रहती है, इसलिए आज़ादी पर या स्वतंत्रता पर किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। तो ये हो गया हमारा फोर्थ आंसर सही। अब अगला प्रश्न देखिए, जाति प्रथा के पोषक से लेखक का क्या तात्पर्य है? पोषक मतलब क्या होता है? पोषण करने वाला, बढ़ावा देने वाला। तो सही विकल्प का चयन कीजिए। जाति के चयन को बढ़ावा देने वाले, जाति के चयन को बढ़ावा देने वाले नहीं, जाति का चयन तो कोई कर ही नहीं सकता था। जो भी व्यक्ति जन्म लेता था वो निश्चित रूप से उसी जाति में, जिस जाति में उसका जन्म हुआ था उसी जाति में वो रहता था, उसका चयन कर ही नहीं सकता था वो अपनी मर्जी से। और जातिगत भेदभाव को प्राथमिकता देने वाले और जातिगत भेदभाव के व्यवहार को समाप्ति देने वाले पोषक कैसे होंगे? तो ये भी गलत है। और जाति को कानूनी मान्यता दिलाने की कोशिश करने वाले, तो हमारा सही उत्तर होगा कि जातिगत भेदभाव को प्राथमिकता देने वाले ये जातिगत पोषक कहलाते हैं, जातिवाद के पोषक कहलाते हैं, जो बढ़ावा देते हैं। तो ये हमारा हो गया प्रश्न नंबर
5। और प्रश्न नंबर 5 के बाद अब हमारे पास पूरक पाठ्य पुस्तक आती है वितान भाग 2। तो वितान भाग 2 के कुछ प्रश्न भी हमारे पास वैकल्पिक प्रश्नों के रूप में आएंगे। आप लोगों के मज़े हो गए हैं बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन आप लोगों को मिलेंगे तो आप आराम से सही ऑप्शन चूज कर सकते हो। थोड़ा सा आसानी रहेगी आप लोगों के लिए, और काफ़ी सारे प्रश्न हैं जो बहुवैकल्पिक हैं, तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा पेपर करने में भी जल्दी हो जाएगा पेपर, और आप लोगों को लेंथी पेपर नहीं मिलेगा, लेंथी पेपर नहीं लगेगा। तो निम्नलिखित प्रश्नों में निर्देशानुसार विकल्पों का चयन कीजिए। तो छठा प्रश्न देखिए, पहला भाग है इसका, कहानी सिल्वर वेडिंग में किशन दा की मृत्यु के संदर्भ में जो हुआ होगा से कहानीकार का क्या तात्पर्य है। तो क्या तात्पर्य है जो हुआ होगा, कब हुआ था ये बात जो हुआ होगा कि जब किशनदा की मृत्यु हुई, और जो सिल्वर वेडिंग के हमारे नायक हैं यशोधर बाबू, वो उनके गांव में गए उनकी मृत्यु के उपरांत शोक जताने के लिए। तो उस वक्त उन्होंने किसी से पूछा, उनके जाति भाई से, जाति भाई मतलब उनके जाति के किसी भाई से पूछा कि किशनदा जी की मृत्यु कैसे हुई, तो उन्होंने बोला जो हुआ होगा। अब इसका अभिप्राय क्या हुआ कि लेखक मृत्यु से बहुत दुखी है, लेखक को मृत्यु का कारण पता है, लेखक मृत्यु के कारण से अपरिचित है अर्थात उसको पता नहीं है, और लेखक को मृत्यु से कोई अंतर नहीं पड़ता। तो अंतर तो पड़ता है, बार बार किशनदा जी को याद करते हैं वो, और लेखक मृत्यु से बहुत दुखी है, ये भी बात थी, लेकिन ये इसका उत्तर नहीं है। और लेखक को मृत्यु का कारण पता है, लेखक को मृत्यु का कारण पता होता तो वो पूछता क्यों। तो हमारा तीसरा उत्तर बिल्कुल सही है, तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है कि लेखक मृत्यु के कारण से अपरिचित है। अपरिचित मतलब उसको पता नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा अतीत में दबे पांव पाठ से। तो सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी पर उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था। प्रस्तुत पंक्ति से तात्पर्य है कि अतीत में दबे पांव पाठ के आधार पर सटीक विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए क्या है इसका तात्पर्य कि सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी पर उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था, अर्थात साधन बहुत थे उनके पास लेकिन कोई दिखावा नहीं करते थे। तो अब देखिए इसमें कहाँ पर कौन सा ऑप्शन हमारा सही है कि इस सभ्यता में राजा प्रजा की तरह सादगी से रहता था। दूसरा है इस सभ्यता में साधन बहुत थे जो देखने में आकर्षक थे, और इस सभ्यता में सभी प्रकार के साधन थे किंतु दिखावा नहीं था, और इस सभ्यता में सभी लोग संपन्न थे और वे दिखावा नहीं करते थे। तो ये तो दो उत्तर जो थे वो ऊपर वाला थर्ड और फोर्थ जो है वो लगभग एक जैसा ही हो गया है, उसमें कोई अंतर नहीं नज़र आ रहा है, उनके भाव एक जैसे हैं। तो अब हम किसको उत्तर माने हमारा, तो जो हमारी मार्किंग स्कीम है उसमें तो दिया गया है कि राजा से बड़ा स्थान लोगों का था, तो लेकिन यहाँ पर कहीं पर ऐसा कोई उत्तर नज़र नहीं आ रहा है। हाँ, एक एक प्रश्न का उत्तर हमारा बिल्कुल सही बैठ रहा है ये कि इस सभ्यता में सभी प्रकार के साधन थे किंतु दिखावा नहीं था। तो ये हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो बिल्कुल, तीसरा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है कि इस सभ्यता में सभी प्रकार के साधन थे किंतु दिखावा नहीं था, क्योंकि साधन संपन्न थी परंतु भव्यता का आडंबर नहीं था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। तो अगला प्रश्न है हमारा कि किशनदा के रिटायर होने पर यशोधर बाबू उनकी सहायता नहीं कर पाए थे, क्योंकि कहानी सिल्वर क्यों क्यों नहीं कर पाए थे। कहानी सिल्वर वेडिंग के आधार पर हमें सही विकल्प छांटना है। तो क्यों नहीं कर पाए थे, देखिए कि पहला ऑप्शन है आपका यशोधर बाबू की पत्नी किशनदा से नाराज थी, नहीं थी, कोई ऐसी बात नहीं थी। और क्योंकि यशोधर बाबू के घर में किशनदा के लिए स्थान का अभाव था, तो ये भी थोड़ा सा ठीक लग रहा है। और यशोधर बाबू का अपना परिवार था जिसे वे नाराज नहीं करना चाहते थे, और किशनदा को यशोधर बाबू ने अपने घर में स्थान देना चाहा था जिसे किशनदा ने स्वीकार नहीं किया, ये भी नहीं था क्योंकि किशनदास को तो उसने एक बार भी नहीं बोला, वो बोल ही नहीं पाया था, उसको अपने परिवार का डर लग रहा था, वो परिवार को नाराज नहीं करना चाहता था। तो इस कारण से हमारा सही उत्तर कौन सा होगा, हमारा सही उत्तर होगा कि यशोधर बाबू का अपना परिवार था जिसे वे नाराज नहीं करना चाहते थे, क्योंकि घर में वैसे तो स्थान का भी अभाव था, लेकिन स्थान के अभाव के बावजूद भी वो रामलीला के लिए तो एक कमरा देते थे रिहर्सल के लिए, तो क्या उस कमरे को वो किशनदा के लिए नहीं दे सकते थे, दे सकते थे, परंतु वो अपने परिवार से डरते थे, उनको डर लगता था कि कहीं परिवार के लोग मुझसे नाराज ना हो जाएं, तो इस कारण से उन्होंने उनसे बात भी नहीं की। और उसके उपरांत अगला प्रश्न देखिए, अतीत में दबे पांव पाठ के अनुसार सिंधु सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध है जो राज पोषित या धर्म पोषित न होकर समाज पोषित था। सौंदर्य बोध क्या होता है, सौंदर्य बोध का मतलब है कि सौंदर्य को अच्छे से समझना,
जो व्यक्ति सौंदर्य को अच्छे से समझता है वो सौंदर्य का प्रशंसक भी होता है और सौंदर्य से युक्त कलाओं का विकास भी करता है। तो आप देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता वाले जो पाठ है अतीत में दबे पाँव, उसमें बताया गया है कि वो सुंदर कलाकृतियाँ बनाते थे, बर्तनों के ऊपर, अपने कपड़ों के ऊपर सुंदर सुंदर चित्र बनाते थे, दीवारों के ऊपर सुंदर चित्र बनाते थे। तो सुंदरता को या कला को तो वो अच्छे से समझते भी थे और उन्होंने उसको अपने जीवन में बिल्कुल अच्छी तरह अपनाया भी था। तो सौंदर्य बोध तो था उस समय में, लेकिन वो सौंदर्य बोध क्या होता है कि कभी तो या तो राजा किसी कला को ज़्यादा सम्मान देता है या राजा किसी कला को प्रोत्साहित करता है, उसके कलाकारों को सम्मान देता है, उनको धन दौलत देता है, उसकी कला को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे अभियान चलाता है, बहुत सारे पुरस्कार देता है, बहुत सारी प्रतियोगिताएं आयोजित कराता है। तो उस स्थिति में वो कला ज़्यादा विकसित होती है और ज़्यादा बढ़ चढ़ कर के सामने आती है उसकी कलाकृतियाँ। तो वो हो गया राजपोषित। दूसरा कई बार होता है धर्म पोषित। धर्म पोषित जैसे कृष्ण काव्य धारा है हमारी, तो उसमें कृष्ण के ऊपर बहुत सारे सुंदर सुंदर पद लिखे गए और उस काल में श्री कृष्ण की मूर्तियां भी बड़ी सुंदर सुंदर बनाई गई, तो वो हो गया धर्म पोषित। परंतु जो ये जो सौंदर्य बोध था, ना तो वो समाज पोषित था, ना वो सॉरी, ना तो वो राज पोषित था और ना ही वो धर्म पोषित था, क्योंकि ना तो किसी राजा महाराजा की मूर्तियां यहाँ पर पाई गई और ना ही कहीं पर जो किसी धार्मिक गुरु की या किसी देवी देवता की कोई प्रतिमाएं पाई गई। तो इस स्थिति में हम ये नहीं कह सकते कि वो धर्म पोषित था या राज पोषित था, तो वो समाज पोषित था। अब इसका क्यों हम ऐसा मानते हैं, ये देखिए कि सिंधु घाटी सभ्यता में सौंदर्य के प्रति चेतना अधिक थी, ठीक है ये बात, लेकिन इसका ये कारण नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता में राजा से बड़ा स्थान लोगों के कार्यों को था, ठीक है ये भी। और सिंधु घाटी सभ्यता में धर्म का महत्व न था, अतः समाज सर्वोपरि था, चलिए ये भी ठीक है। और सिंधु घाटी सभ्यता में अमीर गरीब न थे, अतः समाज में समानता थी, ये भी ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ जो इसका उत्तर सही होगा वो होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में राजा से बड़ा स्थान लोगों के कार्यों का था, क्योंकि लोगों के कार्यों से ही उसमें सौंदर्य बोध उत्पन्न हुआ था। लोग अपनी मर्जी से अपने घड़ों के ऊपर, अपने बर्तनों के ऊपर वो कलाकृतियाँ बनाते थे। राजा कोई किसी प्रकार का दबाव उनके ऊपर नहीं बनाता था, ना ही राजा उनको मना करता था। लोग अपनी रुचि के कारण वो कार्य कर रहे थे। तो जो आंसर दिया गया है वो भी यही है। तो हम दूसरे ऑप्शन के साथ जाएंगे और ये हमारा चौथा प्रश्न भी संपन्न हुआ। और उसके बाद हम देखते हैं पांचवा प्रश्न। तो टूटे फूटे खंडहर सभ्यता और संस्कृति के इतिहास के साथ साथ धड़कती जिंदगियों के अनछुए समयों के भी दस्तावेज होते हैं। अतीत में दबे पांव पाठ के अनुसार इस कथन का भाव हो सकता है, क्या भाव हो सकता है देखिए। तो पहला है ऐतिहासिक इमारतों में बीते हुए जीवन के चिन्ह महसूस होते हैं। उन्होंने बोला भी था कि जब मैं इस सीढ़ियों पर चढ़ता हूं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे अभी कोई व्यक्ति मुझे आकर के मना कर देगा, और अभी कहीं से रसोई घर के अंदर से कोई बर्तनों की आवाज़ आएगी या मुझे एहसास होता है कि किस वक्त कैसे वो रसोई घर में अपने बर्तनों में खाना बनाते होंगे और वो बैलगाड़ियों की आवाज़ वो महसूस करता है। तो इसका अभिप्राय क्या हुआ कि बीते हुए जीवन के चिन्ह महसूस होते हैं। तो अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं फिर भी। ऐतिहासिक इमारतों, कला, खान पान इत्यादि में सदा जीवंतता होती है, ठीक है। और पुरातन इमारतों के अध्ययन मात्र से इतिहास की व्याख्या संभव हो पाती है और इतिहास की समझ हेतु केवल सभ्यता और संस्कृति को जानना आवश्यक होता है। लेकिन हमारा उत्तर यहाँ पर जो होगा वो महसूस करने वाला ज़्यादा उचित लग रहा है। और साथ ही साथ हमारी जो मार्किंग स्कीम दी गई है उसमें भी ऐतिहासिक इमारतों में बीते हुए जीवन के चिन्ह महसूस होते हैं, हम महसूस कर सकते हैं। अगर हम अच्छे से ध्यान से उसको देखते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि वहाँ पर लोग कैसे रहते होंगे, कैसे उनका जीवन होगा, ये सब कुछ हम महसूस कर सकते हैं। तो यही हमारा सही उत्तर होगा। और अगला प्रश्न है जूझ वाले पाठ से। तो जूझ पाठ से आनंद यादव वाले पाठ से क्या दिया गया है प्रश्न। जूझ पाठ के अनुसार कविता के प्रति लगाव से पहले और उसके बाद अकेलेपन के प्रति लेखक की धारणा में क्या बदलाव आया, सही विकल्प छांटिए। तो पहले क्या था कि जब कविता के प्रति उसके मन में लगाव नहीं था तो उस वक्त लेखक को अकेलापन अखरता था, उसको लगता था कि कोई ना कोई होना चाहिए। जब वो खेतों में पानी दे रहा होता था या खेत के काम कर रहा होता था तो उस समय कोई ना कोई व्यक्ति उससे बात करने वाला कोई होना चाहिए जिससे उसका समय अच्छे से व्यतीत हो जाए। परंतु जब उसके मन में कविता के प्रति लगाव पैदा हुआ, वो कविताओं को गाने लगा,
वो अपनी चाल में कविताओं को गाने लगा, उनके ऊपर थुई थुई करके नाचने लगा। और खुले गले से जब वो गाता था तो उसको लगने लगा कि अकेलापन ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अकेलेपन में वो इन सभी गतिविधियों को आराम से अंजाम दे सकता था। खुले गले से वो गा सकता था, अपने ढंग से गा सकता था, कोई उसको रोकने टोकने वाला नहीं था, इसलिए अकेलापन उसको उपयोगी लगने लगा। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? अकेलापन उपयोगी है। तो ये हमारा हो गया, अकेलापन उपयोगी है अगले प्रश्न का उत्तर। अब आगे अगला प्रश्न देखिए। डायरी के पन्ने, पाठ की पंक्ति प्रकृति प्रदत्त प्रजनन शक्ति के उपयोग का अधिकार बच्चे पैदा करें या ना करें, अथवा कितने बच्चे पैदा करें, इसकी स्वतंत्रता स्त्री से छीनकर हमारी विश्व व्यवस्था ने न सिर्फ स्त्री को व्यक्तित्व विकास के अनेक अवसरों से वंचित किया है, बल्कि जनाधिक्य की समस्या भी पैदा की है। इस कथन के सटीक औचित्य का चयन कीजिए। इसका अभिप्राय क्या हुआ, एक बार समझ लीजिए। जो एन फ्रैंक ने कहा था कि स्त्री कितने बच्चे पैदा करे, कब बच्चे पैदा करे, ये स्त्री का अधिकार है, क्योंकि ईश्वर ने उसको ये नेमत दी है संसार को बढ़ावा देने की या संसार को बढ़ाने की। तो ये उसका अधिकार है कि वो कब बच्चा पैदा करे और कितने कितने बच्चे पैदा करे। उसके ऊपर पारिवारिक दबाव नहीं होना चाहिए, लेकिन समाज ने फिर भी पारिवारिक दबाव बनाया और उसके इस अधिकार को छीन लिया। और लगातार परिवार के लोग जो है वो स्त्रियों के ऊपर दबाव बनाते रहते हैं। कोई कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, मुझे तो एक और बच्चा चाहिए, तो उसके ना चाहने के बावजूद भी उसको बच्चा पैदा करना पड़ता है और उस अद्वितीय पीड़ा को सहन करना पड़ता है, उस असह्य पीड़ा को सहन करना पड़ता है। तो वो पीड़ा सिर्फ वही महसूस कर सकती है, इसलिए उसके ऊपर वो दबाव बना रहता है कि किस तरह वो बच्चे को जन्म देगी। उसके मन में एक डर बना रहता है। तो उसके बाद इसने कहा है कि उससे वो अधिकार छीन करके, उस निर्णय का अधिकार छीन करके समाज ने न केवल उसके व्यक्तित्व के विकास की, उसके व्यक्तित्व के विकास के अनेक अवसरों को छीन लिया है, बल्कि जनाधिक्य की समस्या भी पैदा की है। जनाधिक्य मतलब जनसंख्या की अधिकता की समस्या भी पैदा की है। बहुत सारी जनसंख्या भी बढ़ गई है इसी कारण से। तो अब इसमें कौन सा कथन हमारे जो ऊपर वाले कथन से बिल्कुल मैच करता है वो देखते हैं। नारियों की स्वतंत्रता के हनन से जनसंख्या वृद्धि की समस्या बढ़ी है। तो लग तो यही रहा है, आगे भी देख लेते हैं, औरों को भी पढ़ लेते हैं। ऑप्शन सभी पढ़ने जरूरी हैं, कई बार ऑप्शन बिल्कुल मिलते जुलते डाल देते हैं, थोड़ा सा अंतर कर देते हैं, तो इसलिए ऑप्शन थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना जरूरी है। नारी के प्रजनन शक्ति ही उसके जीवन का सार है और शिक्षित और कामकाजी नारी को व्यक्तिगत निर्णय स्वतः लेने चाहिए और प्रजनन जैसे संघर्षपूर्ण कार्य का निर्णय नारी स्वतः करे। ये सारी बातें इस पाठ में बताई गई हैं, लेकिन हमारा जो इस कथन से संबंधित जो उत्तर है वो हमारा प्रथम जो विकल्प है वही हमारा सही उत्तर होगा, क्योंकि उससे जुड़ी हुई बात यही है कि नारियों की स्वतंत्रता के हनन के साथ ही, नारियों की स्वतंत्रता के छीनने के साथ साथ में जनसंख्या वृद्धि की समस्या भी पैदा हुई है। अगला प्रश्न भी देख लेते हैं साथ ही जल्दी से कि कहानी सिल्वर वेडिंग के अनुसार यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है, लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं। ध्यान रहे कि हमें यशोधर बाबू के बारे में बात करनी है अभी। यशोधर बाबू की असफलता का क्या कारण था? यशोधर बाबू की असफलता का कारण हमें बताना है। जो उसकी पत्नी है उसकी सफलता का कारण नहीं बताना है, बल्कि यशोधर बाबू की असफलता का कारण बताना है, क्यों नहीं वो समय के साथ ढल सके। तो किशनदा उन्हें भड़काते थे? नहीं। पत्नी बच्चों से अधिक प्रेम करती थी? ठीक है, करती थी, लेकिन हमें तो यशोधर बाबू की असफलता का कारण बताना है। तो पीढ़ी के अंतराल के कारण? ठीक है, ये भी एक कारण हो सकता है, लेकिन वे परिवर्तन को सहजता से स्वीकार नहीं कर पाते थे। सबसे बड़ी बात क्या थी कि वो परिवर्तन को सहजता से स्वीकार नहीं कर पाते थे। क्यों नहीं कर पाते थे? आपने पाठ में पढ़ा था कि जब वो उसके बेटे जो हैं, जब वो टीवी लेके आते हैं तो उसको बुरा लगता है, वो उसको उचित नहीं मानता। जब वो फ्रिज लेके आते हैं तब भी उसको बुरा लगता है। लेकिन जब भरी गर्मी में कोई व्यक्ति अतिथि बन करके उनके घर में आता है और वो ठंडा पानी, फ्रिज का ठंडा पानी उसको पिलाते हैं और वो व्यक्ति उस गर्मी में ठंडा पानी पी करके धन्य हो जाता है और उसको एक तरह से उसकी जब दृष्टि उसकी आंखों में पड़ती है और वो मानता है कि वो बड़ा ही शुक्रिया अदा कर रहा है एक तरह से, ठंडा पानी उसको जब पीने को मिला, तो अपने आप को भी वो धन्य मानता है। तो वो मानता तो है कि परिवर्तन ठीक है, लेकिन जल्दी से उनको स्वीकार नहीं कर पाता, सहजता से उनको स्वीकार नहीं कर पाता। तो हमारा जो इसका उत्तर होगा वो चौथा विकल्प होगा। तो ये चौथा विकल्प हमारा उत्तर हो गया सही। और उसके उपरांत अगला हम प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर 10 प्रश्न आपके आएंगे इसमें से, वितान में से, और इसलिए आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए, साथ में सार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो हमारा प्रश्न है
काश कोई तो होता जो मेरी भावनाओं को गंभीरता से समझ पाता। अफसोस, ऐसा व्यक्ति मुझे अब तक नहीं मिला। ये किसने कहा था और कौन से पाठ में है ये? पाठ का नाम तो चलो दिया हुआ है, डायरी के पन्ने। तो लेकिन कहा किसने था ये डायरी के पन्ने में? जो कुछ भी जा कहा है इस पाठ में सारे सारा एन फ्रैंक ने ही कहा है। तो एन फ्रैंक की ही कथन है ये। और उसमें कहा है उसने कि कोई भी व्यक्ति मुझे नहीं समझ पाता, परिवार में सभी लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, सभी लोग मुझे नकचड़ी कहते हैं, और कोई भी व्यक्ति मेरी भावनाओं को समझने वाला अभी तक मुझे नहीं मिला है। ये सारी सारी बातें उन्होंने बोली थी उसमें। तो विकल्प एक देख लेते हैं अभी इसमें। एन फ्रैंक किसी संवेदनशील व्यक्ति की खोज में थी, उचित लग रहा है। अगला भी देख लेते हैं। एन फ्रैंक अकेलेपन से त्रस्त थी और उसे कोई समझ नहीं पा रहा था। ठीक है। एन फ्रैंक एक तहखाने में कैद थी और उसे कोई समझ नहीं पा रहा था। बात एक ही है ऊपर नीचे वाली। और एन फ्रैंक सबके मजाक की पात्र थी और उसे कोई समझ नहीं पा रहा था। तो सभी लगभग एक जैसे उत्तर दे रखे हैं, लेकिन यहाँ पर जो बात है उसकी तलाश थी कोई संवेदनशील व्यक्ति उसको मिले जो उसकी बातों को समझ पाए। तो हमारा उत्तर जो होगा वो प्रथम विकल्प जो है वो हमारा सही उत्तर होगा। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखें कि ये देखिए कुछ जो विकल्प होंगे बिल्कुल मिलते जुलते से विकल्प दिए जाएंगे आपको। तो थोड़ा सा ध्यान से उनको विवेचन करिएगा अपने दिमाग में, मस्तिष्क में, और फिर उसका उत्तर दीजिएगा। अगला प्रश्न, जूझ पाठ के अनुसार पढ़ाई लिखाई के संबंध में लेखक और दत्ताजी राव का रवैया सही था, क्योंकि क्यों सही था? लेखक खेतीबाड़ी नहीं करना चाहता था, ऐसा तो नहीं है। लेखक ने खेतीबाड़ी तो खूब की, मन लगा कर के खेतीबाड़ी करता था, अपने पिता के साथ काम करता था। तो ये विकल्प नहीं हो सकता। दत्ताजी राव जानते थे कि खेतीबाड़ी में लाभ नहीं है। ठीक है, दत्ताजी राव जानते थे कि खेतीबाड़ी में लाभ नहीं है, यही विचार लगभग लेखक का भी था। तो ये लगभग उचित लग रहा है। अगला प्रश्न भी, अगला भी विकल्प देख लेते हैं। तो लेखक का पढ़ लिख कर सफल होना बहुत आवश्यक था। ठीक है। आगे, लेखक का पिता नहीं चाहता था कि वह आगे की पढ़ाई करे। तो ये तो विकल्प है ही नहीं कहीं से उचित। तो हमारा सही विकल्प जो लग रहा है वो है दूसरा, और यही हमारी उत्तर उसमें मार्किंग में भी दिया गया है, आंसर की में भी दिया गया है। तो इसीलिए ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। दत्ताजी राव जी जानते थे कि खेतीबाड़ी में अब कोई लाभ नहीं है, और लेखक भी ये मानता था। लेखक कहता है खुद भी कि जो मेरे दादाजी के समय में था लाभ, उतना लाभ अभी मेरे पिताजी के समय में नहीं है, और जो मेरे पिताजी के समय में है वो आगे नहीं होगा। तो इस तरह खेती में तो एक तरह से समय बर्बाद करने वाली बात है। और आज भी लगभग आप देखिए तो स्थिति लगभग वैसी ही है। किसानों को कहाँ इतना लाभ मिलता है अभी। एक एक दो दो रुपए किलो मूली जो किसानों से खरीदी जाती है और जो बेची जाती है वो देखिए अभी 20 रुपए किलो भी बिक रही है, कहीं कहीं पर 10 रुपए किलो बिक रही है। जबकि किसानों से एक एक दो दो रुपए किलो के हिसाब से उसको खरीदा जाता है। जो व्यक्ति 3-4 महीने लगातार मेहनत करके उस फसल को उगाता है उसको क्या मूल्य मिलता है, और जो व्यक्ति सुबह सुबह उससे खरीद करके और शाम तक उसको बेच करके अपने घर पे चला जाता है, उस व्यक्ति को कितना मूल्य मिल रहा है आप देखिए, उस बात का अंदाज़ा लगाइए। तो चलिए अभी उसके उपरांत देखिए अब है हमारा खंड अ जो है वो अभी पूर्ण हो चुका है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे खंड ब की। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और साथ में इसमें नोट कर लीजिएगा जो जो बातें मैंने आपको बताई हैं। हमेशा एक प्रश्न का उत्तर देने के बाद एक लाइन ज़रूर छोड़ दें, क्योंकि उससे जो प्रश्नों के उत्तर हैं वो आपस में मिल करके खो नहीं जाते। कई बार हम जब एग्जामिनर जब जल्दी जल्दी चेक करते हैं तो उस स्थिति में हम जल्दी जल्दी चेक करने की कोशिश करते हैं, तो एक उत्तर जो है वो दूसरे उत्तर के अंदर समा जाता है आपका, जब आप गैप नहीं छोड़ते तो, और वो छूट जाता है जब हम चेक करते हैं तो ऐसा कभी ना हो, क्योंकि उससे आपका ही नुकसान होगा। आप रिवैल्यूएशन भरें ना भरें, अगर भर देते हैं तो कई बार वो अंक बढ़ जाते हैं, अगर नहीं भरते तो अंक नहीं बढ़ पाते और वो उत्तर आपका छूट जाता है, अनचेक्ड छूट जाता है। तो इसलिए एक लाइन बीच में ज़रूर छोड़ देनी चाहिए ताकि गैप बिल्कुल दिखे, बिल्कुल स्पष्ट उत्तर नज़र आए अलग से। चलिए धन्यवाद आप सभी का साथ में बने रहने के लिए, और अच्छे से आप पढ़िए, आप सभी के अच्छे मार्क्स आएँ, आप सभी के अच्छे अंक आएँ, यही मेरी आशा है। धन्यवाद।